नमस्कार बच्चों, चैप्टर था आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाई, ऐसे नहीं बोल सकते हम, शुद्ध हिंदी में अपनी बोलेंगे वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। किताब तो स्त्रीलिंग है, पर बच्चों से चक्कर दूसरा है, वो जोड़ दिया मैंने कि जिसने पृथ्वी को बचाई नहीं होता, वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। तो देखो बच्चों, हम बोल रहे हैं, आ गए थे हम पेज नंबर 4 के ऊपर। ओमेगा का जो डायलॉग है वो खत्म हो गया था, और थिंक टैंक क्या बोल रहा है, देखो लास्ट वाला पैराग्राफ एट पेज नंबर 4। कई बार समझाया है, एट पेज नंबर 4 होता है, कभी कभी बच्चों ऑन पेज नंबर 4 भी होता है, ये दोनों सही है। एट पेज 53, ऑन पेज 53, बोथ आर राइट इन द सेम वे। उसी प्रकार से बच्चों मैंने कई बार कहा कि एट क्रिसमस होता है, एट दिवाली होता है, लेकिन बच्चों ऑन क्रिसमस तथा ऑन दिवाली भी होता है, दोनों सही है। एक बात यह भी है कि दिवाली क्रिसमस ये त्योहारों के नाम हैं, और त्योहारों के नामों से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों के नामों से पहले क्या नहीं करना चाहिए, त्योहारों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्योहार जब लिखे हैं हिंदी में एक ही मात्रा लगानी चाहिए, और उसके ऊपर बिंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री। देखो बच्चों, ओमेगा नहीं, बोइंग लो, पहले ऊपर वाला बताता हूं एक बार। बोइंग लो यानी थोड़ा नीचे झुकते हुए, नतमस्तक होते हुए। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शायद महान तथा महाबली थिंक टैंक ही विल गिव अस, यानी हमको देंगे, द बेनिफिट माने लाभ, यानी शायद महान तथा महाबली थिंक टैंक ही हमको लाभान्वित करेंगे। किससे लाभान्वित करेंगे? देखो बच्चों, हिंदी में एक शब्द होता है अन्वयन। अन्वयन का मतलब होता है जब आप करते हो किसी को, अन्वयन से बना अन्विति, तो अन्विति अन्वित, लाभान्वित, समझ गए? क्रियान्वित, क्रिया में जोड़ दिया आपने, क्रियान्वित। तो अन्वय करने का मतलब बच्चों इम्प्लीमेंट से है। हिंदी में, अंग्रेजी में एक शब्द है हमारे इम्प्लीमेंट। जैसे आई हैव मेड ए प्लान, मैंने एक प्लान बनाया है, लेकिन बच्चों प्लान तो हमारे दिमाग में है या फिर कागज पे है, हमें उसे क्या करना चाहिए? वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्रियान्वित करना होता है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाना होता है। थ्योरी तो थ्योरी है, सिद्धांत है, और सिद्धांत को जब आप बच्चों पे, जब हमारे जो व्यावहारिक जीवन है उसमें जब आप लागू करते हो तो उसे कहा जाता है क्रियान्वयन। यह बताया गया है कि शायद महान तथा महाबली थिंक टैंक की हमें, शायद महान तथा महाबली थिंक टैंक की हमें क्या करेंगे? गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, इस प्रकरण पर, इस मामले में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ऑन द मैटर का मतलब होगा मामले में, लेकिन इन नहीं आ रहा, आ तो नहीं रहा है, पर हिंदी अनुवाद में ऐसे ही करूंगा। शायद इस मामले में महान तथा महाबली थिंक टैंक ही हमें अपनी सोच से लाभान्वित करें। शायद इस मामले में महान तथा महाबली थिंक टैंक ही हमें अपनी सोच से लाभान्वित करें। गिव समबडी द बेनिफिट ऑफ वंस थॉट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी सोच का फायदा देना या अपनी सोच से लाभान्वित करना। आई थिंक द लाइन इज क्लियर। नेक्स्ट, थिंक टैंक से जब बात होती है तो थिंक टैंक कहते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब तो बच्चों क्या होता है समझो आप, और यहां प्रसंग में क्या है। ये एलिमेंट है, जानते हैं एलिमेंट यानी क्या होता है? एलिमेंट माने तत्व होता है, तत्व, और ये हो गया एलिमेंट्री। तो आप जानते हो बच्चों, जब तत्व होता है, तत्व को यह लिखना चाहिए बच्चों, ये भी लगाना चाहिए इसमें, है ना। तत्व होता है तो एलिमेंट्री का मतलब क्या होगा? तो एलिमेंट्री का मतलब होगा बच्चों तात्विक। तात्विक एक बात। एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप जानते हो BEEO, BO बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो एलिमेंट्री का मतलब हुआ बच्चों प्रारंभिक। एलिमेंट्री का मतलब हुआ प्रारंभिक, प्रारंभिक हो गया एलिमेंट्री। लेकिन यहां बच्चों एलिमेंट्री का मतलब है इजी या सरल। एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक। आप इसके लिए, प्रारंभिक के लिए इनिशियल शब्द का प्रयोग भी करते हैं। जैसे ए डिजीज कैन बी क्योर्ड वेरी वेल एट इट्स इनिशियल स्टेज।
इनिशियल स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक चरण के ऊपर ही आप अगर बीमारी के प्रति सावधान हो जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो यहां पर देखो थिंक टैंक ने कहा एलिमेंट्री बहुत सरल है माय डियर ओमेगा। हाँ प्रिय ओमेगा ये तो बहुत सरल है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप। ये जो बच्चों अप इतना दूर चला गया है ना, ये होल्ड का पार्ट एंड पार्शल है। होल्ड अप को साथ साथ आना चाहिए, लेकिन वर्ब और प्रीपोजिशन जो फ्रेजल वर्ब होती है बच्चों, उसके बीच में कई बार क्या है कि दूसरे शब्द आ जाते हैं। तो होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, इसका मतलब ये हुआ होल्ड अप वन ऑफ द थिंग्स। ये जितने आइटम्स तुम्हारे पास में है, इन आइटम्स में से एक को क्या करो, अपने हाथ में लो। होल्ड इन तो जानते हो, होल्ड इन पकड़ना होता है, जकड़ना होता है। होल्डर क्या होता है, जो बल्ब को पकड़ के रखता है। तो होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप। होल्ड अप एक ही है बच्चों। तो यहाँ ये बताया गया है कि यू प्लीज होल्ड अप वन ऑफ द आइटम्स और वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव। वो चीजें जो तुम्हारे पास में हैं उनमें से एक को जरा अपने हाथ में लाइए, मुझे दिखाइए। सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे देख सकूं आसानी से। सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे देख सकूं आसानी से। ये देखो बच्चों, सो दैट का प्रयोग अगर एक साथ होता है तो इसका मतलब होता है ताकि। ये बच्चों हमेशा किसका काम करता है, ये हमेशा पर्पज बताने का काम करता है। अगर वाक्य में सो दैट आया है तो बच्चों दूसरे वाले पार्ट में या तो मे आता है या माइट आता है टेंस के अनुसार। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम भोजन खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। जैसे शी रैन आफ्टर द बस सो दैट शी रैन वेरी फास्ट सो दैट शी माइट कैच द बस। शी रैन वेरी फास्ट सो दैट शी माइट कैच द बस, वह बहुत तेज दौड़ी ताकि वह क्या करती। या बच्चों रैन आ रहा है, रैन का मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है, इसलिए मुझे मेका नहीं माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। शी रैन वेरी फास्ट सो दैट शी माइट कैच द बस, वह बहुत तेज दौड़ी ताकि वह बस को पकड़ सकती। वह बहुत तेज दौड़ी ताकि वह बस को पकड़ सकती। तो बच्चों आपने क्या देखा, वो कह रहा है थिंक टैंक की जो चीजें तुम्हारे पास में है उनमें से एक को जो अपने हाथ में पकड़ो और मुझे दिखाओ। सो दैट आई मे व्यू, सो दैट आई मे सी, सो दैट आई मे लुक एट इट क्लोजली का मतलब होता है बच्चों निकटता से, स्पष्ट रूप से। तो आपके पास जो चीजें हैं उनमें से एक चीज को आप अपने हाथ में उठाइए ताकि मैं इसका निकटता से निरीक्षण कर सकूं, ताकि मैं इसका निकटता से अवलोकन कर सकूं। व्यू यानी होता है अवलोकन करना। आइए बढ़े। ओमेगा ऑल्सो बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा अपने हाथ की हथेली में, ये बच्चों मेरे हाथ की हथेली है पाम, ये किताब रखी। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अर्थात अपने हाथ की एक हथेली के ऊपर वह उन किताबों में से एक किताब को रखती है। अपने हाथ की एक हथेली के ऊपर वह उन किताबों में जो ओमेगा है, ओमेगा होल्ड्स ए बुक, ओमेगा एक किताब को थामती है, पकड़ती है। ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अर्थात अपने हाथ की हथेली पर। ओमेगा अपने हाथ की हथेली पर एक पुस्तक को रखती है या थामती है और उसको दिखाती है कि यह है हमारे पास। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ मेरी समझ में आ गया है। आई अंडरस्टैंड नाउ का मतलब अब मैं समझ रहा हूं। अब बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होगा कि सर आप जब इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हो कि अब मैं समझ रहा हूं, तो इसमें आईएनजी तो है ही नहीं, और रहा है, रही है, रहा हूं तो तब आता है ना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। लेकिन बच्चों मैं अनुवाद बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। इसका अनुवाद ये नहीं कि मैं समझता हूं, इसका अनुवाद यही होगा कि हाँ अब मैं समझ रहा हूं, पर आईएनजी तो नहीं आया, आईएनजी आ भी नहीं सकता। एक्चुअली क्या है बच्चों, आपको पता है कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। संवर्ब्स आर देयर व्हिच आर एसोसिएटेड विद आवर सेंसेस। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनका संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है, और ऐसी क्रियाओं का प्रयोग बच्चों जब भी आप करते हैं तो उनमें आईएनजी आपको नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर ऐसी क्रियाओं में आपको आईएनजी नहीं जोड़ना चाहिए और अगर जुड़ रहा है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करके उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट सिंपल में बदल देना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बोर्ड की तरफ देखना एक बार। सी सिंग नहीं होता, आगे देखो। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। आइए देखो। लाइक, लाइक कह दो या डिसलाइक कह दो या लाइक कह दो या लव कह दो।
समबड़ी लव समबड़ी, कोई किसी को प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हम कभी कि समबड़ी इज लविंग समबड़ी। बात समझ में आ रही है? आई एम लाइकिंग यू, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। तो मैं समझाना चाहता हूँ ये क्रियाएं हैं, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें आपको आईएनजी नहीं जोड़ना सख्त मना है। जिन क्रियाओं के लिए मैं बता रहा हूँ तो खासतौर पर ध्यान रखेंगे। क्रियाएं और भी हो सकती है। यस आई एम नोविंग योर प्रॉब्लम, आर यू नोविंग इंग्लिश, गलत है, मुझे कहना पड़ेगा डू यू नो इंग्लिश। हियर आई एम हियरिंग ए सॉन्ग ऑन रेडियो, आई एम हियरिंग ए सॉन्ग ऑन रेडियो, मैं रेडियो के ऊपर गीत सुन रहा हूं। तो बच्चों यहाँ इसको काट के क्या करना पड़ेगा? आई हियर ए सॉन्ग ऑन रेडियो। और होता है बच्चों बिलीव, आई एम बिलीविंग इन गॉड, नहीं आई बिलीव इन गॉड। रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, गलत है बच्चों। आई एम रिमेंबरिंग यू नहीं बोलना चाहिए, आई रिमेंबर यू बोलना चाहिए। और एक है बच्चों हेज या हेव, आई एम हैविंग ए कार, मैं एक कार रख रहा हूं, ये भी गलत है। सही क्या है? आई हैव ए कार। निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि यह है सी, जिसका मतलब देखना होता है, ठीक है? तो आई सी ये सही होता है, आई एम सीइंग ये गलत होता है। ठीक है बच्चों? सी है अंडरस्टैंड है, लाइक या डिसलाइक है, लव है। सी एन तो देखना होता है, अंडरस्टैंड यानी क्या होता है बताइए? अंडरस्टैंड का मतलब बच्चों आप सभी जानते हैं, कई बार टीचर पढ़ाते वक्त आपको कहता है डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपकी हमारी बात समझ में आ रही है? तो अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। लाइक या डिसलाइक का मतलब बच्चों पसंद करना या नापसंद करना होता है। और लव का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आप अच्छी तरह जानते हैं। KNOW नो, नो यानी क्या होता है ये भी शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। नो, नो मानी जानना। हियर का मतलब जानते हैं आप सभी, सुनना होता है। इन द सेम वे बिलीव, स्पेलिंग अच्छे से देखो, बिलीव जी, बिलीव यानी विश्वास करना होता है। रिमेंबर माने याद करना होता है। और हैज हैव का मतलब बच्चों किसी बात को रखना या किसी बात के ऊपर काबिज होना होता है। किसी बात को रखना या किसी बात के ऊपर काबिज होना होता है। उतारिए बच्चों, ये नहीं उतारिए। हाँ तो बच्चों ये these are some verbs which are associated with the senses of our body। ये वो क्रियाएं हैं जिनका संबंध हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों से है और इनमें आईएनजी जोड़ना सख्त मना है। ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे आप। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ अब मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। एक्चुअली मुझे कहना तो ये चाहिए था कि यस यस आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ, पर मैं ये कह नहीं सकता। समझ में आ गई कि क्यों नहीं कह सकता? अनुवाद तो वही होगा परंतु जो मैंने किया है। हाँ हाँ मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, अब जानते हो जी सोचिए जो पृथ्वी के प्राणी हैं, अर्थ क्रीचर्स का मतलब होता है बच्चों अर्धलिंग्स। अर्धलिंग्स किसको कहते हैं? पृथ्वी निवासी, पृथ्वी के ऊपर निवास करने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जानवर। सिंस अर्थ क्रीचर्स, क्योंकि जो पृथ्वी के प्राणी हैं
आर ऑलवेज ईटिंग, ये हमेशा खाते ही रहते हैं। थिंक टैंक कहता है चूंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते रहते हैं, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, इसलिए वो जगह जहां पर तुम अपने आप को पा रहे हो, वो स्थान जहां पर तुम अपने आप को वो स्थान जहां पर तुम अपने आप की मौजूदगी पा रहे हो, इज अनडाउटेडली, वह है। अनडाउटेडली का मतलब होता है बच्चों निसंदेह रूप से। चूंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते ही रहते हैं, इसलिए तुम जिस स्थान के ऊपर खड़े हो वह जगह निसंदेह रूप से क्या है? एक्रूड। इसका मतलब होता है बच्चों विच इज नॉट रिफाइंड, अपरिष्कृत। एक्रूड यानी अपरिष्कृत, रिफ्रेशमेंट यानी होता है बच्चों अल्पाहार, और स्टैंड का मतलब केंद्र होता है शेल्टर। तो कि इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते ही रहते हैं, इसलिए तुम अपने आप को जिस स्थान पर पा रहे हो वह निश्चित रूप से एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र होगा। यह समझाने वाली बात बच्चों ये भी है कि वाक्य सिन से शुरू हो रहा है, इसलिए बीच में कोमा आ रहा है। आपको पता है ना बच्चों, जो वाक्य सिन से शुरू होते हैं और जहां सिंस का मतलब क्या होता है, जो वाक्य सिन से शुरू होते हैं तथा जहां सिंस का मतलब क्या होता है, चूंकि होता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों कि जो दोनों क्लोजेज होते हैं, दोनों उपवाक्य होते हैं, उन दोनों उपवाक्यों के बीच में कभी भी सो देयरफॉर या दस का प्रयोग नहीं होता। देखो, बिकॉज, अगर कोई वाक्य बिकॉज से शुरू हो रहा है, कोई वाक्य एज से शुरू हो रहा है या सिन से शुरू हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आप जानते हो बिकॉज, ये सेंटेंस मैंने कई बार बताया आपको, बिकॉज God could not be everywhere, because God could not be everywhere, चूंकि भगवान स्वयं हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे, so he, यहां एच बढ़ाएगा बच्चों, he created mothers, चूंकि भगवान खुद हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे इसलिए उन्होंने माताओं का निर्माण किया। यहां बच्चों सो को काटना पड़ेगा। अगर यहां देयरफॉर आता तो हम उसे भी काटते, ये कट गया। अगर यहां 10 आता तो हम उसे भी काटते। यहां तो केवल कोमा ही आ सकता है। क्या आ सकता है? कोमा। अगर कोई भी सेंटेंस बिकॉज, एज या सिन से शुरू होता है तो बीच में कोमा बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन बच्चों अगर सो आ रहा है या देयरफॉर आ रहा है या 10 आ रहा है तो ऐसा वाक्य सदैव गलत माना जाता है। ये प्रयोग जो मैंने बताए सारे गलत है, इनको काट दीजिए। तो थिंक टैंक ने कहा कि चूंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते रहते हैं, इसलिए, अब इसलिए के लिए बच्चों यहां पर न तो सो आ रहा है, न देयरफॉर आ रहा है, न 10 आ रहा है, इसका मतलब वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो चूंकि पृथ्वी के प्राणी सदैव खाते रहते हैं, इसलिए तुम अपने आप को जिस स्थान पर पा रहे हो वह स्थान निश्चित रूप से एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र होगा। टू आयोटा एंड ओप, टू का मतलब होता है बच्चों को। जैसे मैंने आपको कहा कि शी टॉट मी ए लेसन, उसने मुझे एक सबक सिखाया। ए लेसन वाज टॉट टू मी बाय हर, यानी उसके द्वारा मुझको। तो टू का मतलब क्या निकल गया? को। टू आयोटा एंड ऊप, आयोटा तथा ऊप को क्या कहता है? ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ही सेज यानी वह कहता है, वी आर, ये देखो बच्चों आर है ये, ठीक है, इसको आर समझना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ही सेज वह कहता, वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, अर्थात हम एक अल्पाहार केंद्र में हैं, हम एक अल्पाहार केंद्र में हैं। वेल, बहुत अच्छी बात है। वेल ये नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। द अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासी, अंडरलाइन कीजिए बच्चों, इसका मतलब होता है पृथ्वीवासी। द अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासी, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, हेव माने होता खाते हैं, ए स्ट्रेंज डाइट का मतलब विचित्र आहार। बहुत अच्छी बात है। द अर्लिंग सर्टेनली हेव, हेव का मतलब ग्रहण करना है। जैसे आई एम, जैसे हम कहते हैं कि आई एम हैविंग डिनर, मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिनर खा रहा हूं। आईएनजी जुड़ गया। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हेव में आईएनजी नहीं जुड़ता। बच्चों एक्चुअली हेव का मतलब जब खाना या ग्रहण करना होता है तो आईएनजी जुड़ सकता है। जैसे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ये तो सही है, लेकिन आई एम हैविंग ये कार गलत है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया आई एम हैविंग ए कार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कार को खा रहा हूं, जबकि मैं तो ये कहना चाहता हूं ना कि मैं कार रखता हूं या मैं कार के ऊपर काबिज हूं, कार पर मेरा स्वामित्व है, तो मुझे कहना पड़ेगा आई हैव ए कार। हेज या हैव का मतलब बच्चों जब खाना नहीं हो, ग्रहण करना नहीं हो, अपितु केवल रखना हो, स्वामित्व बताना हो, पोजीशन बताना हो,
तब उसमें आईएनजी जोड़ना सख्त मना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेल द अर्लिंग सर्टेनली, हाँ तो पृथ्वीवासी निश्चित रूप से हेव मानी खाते हैं या ग्रहण करते हैं। स्ट्रेंज डाइट का मतलब लिखो बच्चों विचित्र आहार। पृथ्वीवासी निश्चित रूप से एक विचित्र आहार ग्रहण करते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड। देखो बच्चों ये दैट है ना, इसके स्थान पर अगर आपने केवल द लगाया होता तो भी बिल्कुल सही होता। क्यों? क्योंकि आइटम जो है बच्चों इसके आगे क्या आ रहा, देखो आइटम इज कॉल्ड ए सैंडविच। ध्यान से सुनो, आइटम इज कॉल्ड ए सैंडविच। आइटम के लिए इज आया है, बीच में क्या गया, इन योर हैंड। बीच में एक शब्द समूह आ गया, ये फ्रेज है बच्चों, और ये क्या कर रही है, ये इस नाउन को निश्चित कर रही है। इसलिए दैट के स्थान पर अगर आपने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया होता तो भी ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। मैं बोल के दिखाता हूं, द आइटम इन योर हैंड, यानी वो आइटम जो तुम्हारे हाथ में है। आइटम जानते हैं बच्चों आप, सामान से तात्पर्य है मेरा, तो वह आइटम या वह सामान जो तुम्हारे हाथ में है इज कॉल्ड ए सैंडविच, उसे सैंडविच कहते हैं। किताब को सैंडविच बता रहा है, जबकि उसके हाथ में तो आपको पता है किताब है। तो कहता है ये पृथ्वीवासी निश्चित रूप से जो है खाते ही रहते हैं और विचित्र आहार होता है इनका। तो डेफिनेटली द आइटम विच इज इन योर हैंड मस्ट बी ए सैंडविच। तुम्हारे हाथ में जो आइटम है वह क्या होना चाहिए, उसे निश्चित रूप से सैंडविच होना चाहिए। तो ओमेगा नोडिंग, नोडिंग का मतलब लिखो बच्चों अपना सिर हिलाते हुए। शेकिंग वंस हेड, शेकिंग वंस हेड का मतलब अपना सर हिलाते हुए। ओमेगा ए सैंडविच, ये सैंडविच है क्या? तो आयोटा नोडिंग, आयोटा भी अपना सर हिलाते हुए। ए सैंडविच, ये सैंडविच है क्या? ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, ऊप उसके हाथ से किताब को लेते हुए। ये सैंडविच, ये सैंडविच है क्या? सभी को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, सभी हैरान हैं, सभी आश्चर्यचकित हैं कि क्या ऐसा सैंडविच होता है। उसने बोल दिया ये सैंडविच है, ये सैंडविच है क्या? थिंक टैंक देखो आज क्या बोल रहा है। वह केवल इतना ही नहीं कह रहा कि ये सैंडविच है, वो ये भी कह रहा है इसे खाओ। और आपको पता है कि हाथी को हत्यारा कोई कह नहीं सकता। मेरा मतलब जो प्रबल आदमी है, जो सक्षम है, अगर वो खाने का आदेश दे रहा तो चाहे किताब हो चाहे सैंडविच हो, वो कह रहा तो खाना ही पड़ेगा ना। तो देखो बच्चों आज क्या थिंक टैंक कहता है, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। पृथ्वीवासियों के आहार के मुख्य तत्व या मुख्य कारक होते हैं सैंडविच। स्टेपल को अंडरलाइन करो बच्चों। स्टेपल का मतलब होता है एलिमेंट या फैक्टर, तत्व या कारक। सैंडविचेज आर द मेन, घटक हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा घटक। सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल, यानी सैंडविच जो है मुख्य घटक होते हैं ऑफ अर्थ डाइट, यानी पृथ्वी के लोगों का जो आहार है उसका मुख्य घटक क्या होता है? सैंडविच होता है। लुक एट इट क्लोजली, इसे जरा नजदीकी से देखो। लुक एट इट क्लोजली का मतलब इसे निकटता से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, देखो बच्चों लुक के बाद एट आता है, लुक ऑन नहीं होता, लुक एट होता है। उसी तरीके से बच्चों देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक। ओमेगा किताब की तरफ देखती है, मगर कैसे देखती है? ओमेगा किताब की तरफ बंकिम चितवन या तिरछी नजर से देखती है। स्क्विंट का मतलब लिखो बच्चों, स्क्विंट का मतलब होता है, हिंदी में बताया मैंने, बंकिम, बंकिम चितवन या तिरछी नजर से देखना। तो वह क्या करती है? ओमेगा उस किताब की तरफ तिरछी नजर से देखती है। देयर आर टू स्लाइसेज, यानी दो पीस हैं। स्लाइस का मतलब जानते हो बच्चों? देयर आर टू स्लाइसेज, दो पीस हैं। और व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिसे ब्रेड कहा जाता है, यानी जो डबल रोटी है उसके दो पीस हैं। एंड बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में है, इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का भरावण है। ब्रेड के दो टुकड़े हैं और दोनों टुकड़ों के बीच में कुछ भरा हुआ है, फिलिंग है, कुछ भरावण है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों यही बताया गया है कि दो ब्रेड के टुकड़े हैं और उन दोनों ब्रेड के टुकड़ों के बीच में क्या है, उन दोनों के बीच में एक भरावन, उन दोनों के बीच में है बच्चों क्या, एक भरावन। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी। आगे देखना, थिंक टैंक ने जो कहा उसका मैं अनुवाद कर रहा हूं जल्दी जल्दी। सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य घटक होते हैं। लुक एट इट क्लोजली, इसे जरा निकटता से, इसे करीबी से देखो या इसका अवलोकन करो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक्स, स्क्विंट के बाद भी ऑन नहीं आ रहा, एट आ रहा है। लुक के बाद भी एट ही आता है। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा तिरछी नजर से देखती है किसे, किताब को। ओमेगा किताब को तिरछी नजर से देखती है। देयर आर 2 स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, यानी 2 पीस हैं किसके, वो जिसे हम ब्रेड कहते हैं, जिसे हम ब्रेड या डबल रोटी कहते हैं, उसके 2 पीस हैं। एंड बिटवीन देम, और 2 हैं तो बच्चों बिटवीन आएगा, और 2 से ज्यादा है तो अमोंग आएगा। एंड बिटवीन देम, और उनके बीच में इज माने है सम सॉर्ट यानी सम टाइप ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में है किसी प्रकार की एक भरावन। ब्रेड के 2 टुकड़े हैं और उन टुकड़ों के बीच में किसी प्रकार की भरावन है, कुछ फिलिंग है, अर्थात उसमें कुछ काट पीट के प्याज के टुकड़े वगैरह वगैरह मिला देते हैं खाने के लिए, इस तरीके से बना। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ये बिल्कुल सही है महाशय। दैट इज करेक्ट सर, ये बिल्कुल सही है महाशय। थिंक टैंक टू कंफर्म माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन को, मेरी राय को कंफर्म करने के लिए मैंने जो ओपिनियन जताया है, मेरी जो, आप जानते हो ओपिनियन का मतलब मत या राय होता है, पब्लिक ओपिनियन ये नहीं होता जनमत, रेफरेंडम। तो बताया गया है टू कंफर्म माई ओपिनियन, मेरे मत को या मेरी राय की पुष्टि करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुमको आदेशित करता हूं कि तुम इसे खाओ। तुमने भी कह दिया, मैंने जो कहा उस बात को आप मान भी रही हैं, परंतु मैं कैसे मान लूं? इन ऑर्डर टू कंफर्म माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आपको इसे खाने का आदेश देता हूं। ओमेगा गल्पिंग, ओमेगा उसे निगलते हुए, ईट इट, इसे खाऊं, इसे खाने का आदेश दिया है आपने। थिंक टैंक डू यू डाउट, क्या तुम्हें कोई शक है? द माइटी थिंक टैंक, यहां बच्चों ऑन शब्द जो है वो अंडरस्टूड है, हालांकि ऑन आएगा नहीं इसमें, लेकिन आप मन में एक बार बोल के देखो, डू यू डाउट ऑन द माइटी थिंक टैंक, वैसे ऑन आएगा नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि क्या आपको माइटी थिंक टैंक के ऊपर, क्या आपको महाबलशाली थिंक टैंक के ऊपर किसी प्रकार का शक है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब मैं आपको कहता हूं कि मुझे तुम पर शक है, तो आई डाउट ऑन यू गलत है, क्या बोलना पड़ेगा? आई डाउट यू। डाउट में ही ऑन छिपा हुआ है, अटैक में ही ऑन छिपा हुआ है, इसलिए अटैक ऑन नहीं होता। ठीक है, अटैक द एनिमी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अटैक ऑन द एनिमी, अटैक में ही ऑन छिपा हुआ है। और DOUBT, डाउट का मतलब मुझे तुम पर शक है, पर आ रहा है ना, पर के लिए अंग्रेजी में ऑन नहीं आएगा, आई डाउट यू, मुझे इतना ही बोलना पड़ेगा, डाउट के बाद ऑन नहीं लगाना चाहिए। आगे बढ़े। और गल्प यानी बताया आपको निगलना, गल्प यानी स्वालो, SWALLO, स्वालो माने भी निगलना होता है, SWALLO स्वालो यानी निगलना होता है, गल्प यानी भी निगलना होता है। तो देखो बच्चों यहाँ है, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें महाबलशाली थिंक टैंक के ऊपर शक है? ओमेगा, ओ नो नो, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, श्रीमान मुझे आपकी बुद्धि के ऊपर कोई संदेह नहीं है, परंतु ये जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है ना, अभी तक इन्होंने अपना नाश्ता ग्रहण भी नहीं किया है। मेरा तो पेट भरा पड़ा है, अगर आप मुझे आदेशित करेंगे तो पेट में पहले ही भरा हुआ है, तो फिर मैं और क्या खा सकती हूँ? ये जो बेचारी, जो हमारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है, तो अपनी बला उसके सर टाल रही है और कहती है लेफ्टिनेंट आयोटा ने अभी तक भी अपना नाश्ता ग्रहण नहीं किया, देखो। बट लेकिन पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा, बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा इज नॉट हैड, हैज नॉट हैड को अंडरलाइन करो बच्चों, हैज तो सहायक क्रिया है और हेड का मतलब यहाँ ग्रहण करना, ये वर्ब की 3rd फॉर्म है। हैज नॉट टेकन, यह हेड से मतलब है, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा इज नॉट टेकन हर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है। ब्रेकफास्ट को अंडरलाइन कीजिए बच्चों, ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ मील, ये भोजन का नाम है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, डिनर के पहले, सपर के पहले, लंच के पहले, यू नो,
ब्रेकफास्ट के पहले क्या नहीं करना चाहिए? नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। MEALS मील यानी भोजन होता है ना, तो भोजन के नामों से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना मना है। साधारण परिस्थितियों में नहीं आता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आ सकता है। आइए देखेंगे आप। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस। आपको पता है उसने तो अपनी बला किसके सर टाड़ दी? लेफ्टिनेंट आयोटा के ऊपर। अब थिंक टैंक कह रहा लेफ्टिनेंट आयोटा यानी लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, मैं तुमको इसे खाने का आदेश देता हूं। दिस सैंडविच, इस सैंडविच को खाने का आदेश देता हूं। अब देखो आयोटा डूबियसली, डूबियसली का मतलब होता है बच्चों डाउटेडली, संदेह पूर्वक। डूबियसली का मतलब होता है संदेह पूर्वक। ईट इट, इसे खाऊं? ओ कैप्टन, हे कप्तान, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। हालांकि इसे खाऊं तो बताया गया है कैप्टन आयोटा, तो ये लेफ्टिनेंट आयोटा को कहा गया है ओ कैप्टन की हे कप्तान, इट इज वेरी ग्रेट ऑनर, ये तो बड़े सम्मान की बात है, टू बी यानी होना, द फर्स्ट मार्शियन यानी पहली मंगल ग्रह की निवासिनी या निवासी, टू ईट माने खाने वाली ये सैंडविच, यानी मंगल ग्रह की पहली निवासी जिन्होंने सैंडविच खाया, या सैंडविच पृथ्वी के सैंडविच को खाने वाली, पृथ्वी के सैंडविच को खाने वाला पहला मंगल ग्रह निवासी होना तो बहुत ही गौरव की बात है। ये तो बड़े गौरव की बात है। जीके किताबों में छप जाएगा कि मंगल ग्रह का पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने पृथ्वी का सैंडविच पहली बार खाया, उसमें हमारा नाम आएगा, हमारा नाम अमर हो जाएगा। तो ऐसा रिकॉर्ड बनाना, ऐसा कीर्तिमान बनाना तो बहुत ही गौरव की बात है। आई एम श्योर। अब मुझे पूरा भरोसा भी है, बट एक प्रॉब्लम है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, परंतु मैं इतनी गुस्ताख कैसे हो सकती हूँ, परंतु मैं इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हूँ। एज को अंडरलाइन करके इसका मतलब लिखो बच्चों, की, छोटी की, दैट। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज, परंतु मैं इतनी अभद्र या इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हूँ टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, जबकि मेरे सामने मेरे सार्जेंट खड़े हैं, मेरे ऑफिसर खड़े हैं, मेरे अधिकारी खड़े हैं, तो उनके सामने मैं खाने की गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? पहले सार्जेंट को मौका मिलना चाहिए। एक्चुअली वो अपनी बल्ला सार्जेंट के सर पे टाल रही है, ठीक है। तो मैं मेरे अधिकारी सार्जेंट की मौजूदगी में ये खाना, ये इस चीज को खाना जो है कैसे गवारा कर सकती हूँ? माना कि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, मैं इस बात को स्वीकार भी करती हूँ, पर समस्या यह है कि जब सार्जेंट की मौजूदगी है तो ये गौरव इन्हें मिलना चाहिए। ऐसा करके वो बला उनके ऊपर डाल रही है। हैंडिंग ऊप, थमाते हुए, ऊप यानी ऊप को, द बुक, उस किताब को ऊप को थमाते हुए कहती है, एंड सेइंग ब्राइटली, और बड़ी चालाकी से, ब्राइटली का मतलब वेरी क्लेवरली, और बड़ी चालाकी से क्या करती है, वह अपनी बला उसके सर उतार देती है। सार्जेंट ऊप, ऊपर से आदेश आता है, थिंक टैंक कहता है सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें इस सैंडविच को फौरन खाने का आदेश देता हूं। आई, मैं, ऑर्डर आदेश देता हूं, प्रेजेंट सिंपल है, मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। तो आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच, मैं तुम्हें ये सैंडविच खाने का आदेश देता हूं इमीडिएटली यानी फौरन। अंडरलाइन करो बच्चों, इमीडिएटली का मतलब होता है एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत या फौरन, और ये बच्चों अंग्रेजी में एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। तो मैं तुम्हें इस सैंडविच को फौरन खाने का हुक्म देता हूं। ऊप, मेकिंग ए फेस, अंडरलाइन करो, मेकिंग ए फेस का हिंदी अनुवाद होगा मुंह बनाते हुए। कई बार बच्चों पर किसी को कोई चीज देते हैं खाने पीने के लिए, उसको खाना नहीं होता है, फिर वो क्या है कि अपने मुंह को मरोड़ता है, मुंह को मटोड़ता है, और कई प्रकार की मुख मुद्राएं बनाता है, कई प्रकार से मुंह बनाता है। तो ऐसे मुंह बनाते हुए नाक भौं सिकोड़ना, यू नो, नाक भौं सिकोड़ते हुए। हु, कौन? लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कौन? मी, लेफ्टिनेंट, मैं, लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग, आयोटा और ओमेगा उसको सल्यूट करते हैं, उसे सलाम करते हैं। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मार्स यानी मंगल ग्रह के गौरव के लिए। ऊप, हे ऊप, मंगल ग्रह के गौरव के लिए ये सैंडविच आपको खाना पड़ेगा। जबकि वो सैंडविच है ही नहीं, वो तो किताब है, वो समझ नहीं रहा है, और वो कह रहा है कि मंगल ग्रह के गौरव के लिए आपको जो है इस सैंडविच को खाना ही पड़ेगा। ऊप, यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य, हाँ अवश्य मुझे खाना पड़ेगा। अनहैप्पीली, प्रसन्न होते हुए, क्योंकि वो खाना नहीं चाहता है, पर समस्या यह है कि थिंक टैंक के आदेश को वो डिसोबे भी नहीं कर सकता है। तो अनहैप्पीली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, इमीडिएटली, शीघ्रता से। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपने मुंह को चौड़ाता है। ओपन तो खोलना होता है बच्चों, और वाइड का मतलब चौड़ा।
वह अपने मुंह को चौड़ा खोलता है, कहने का मतलब जितना ज्यादा चौड़ा खोल सकता है उतना खोलता है। जैसे आपको पता है कई बार जब डॉक्टर अपनी सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो हम आंख बंद कर लेते हैं ये सोच के भाई जहां लगानी लगा ले, है ना, क्योंकि हम देखेंगे तो उसको देख के हमें डर लगेगा। अब उसको पता है कि जो चीज नहीं खाने लायक है, जो अभक्ष्य है, उसका मुझे भक्षण करना है, तो अंत में बेचारा क्या करता है, आंख बंद करके अपना मुंह चौड़ा लेता है, अपने मुंह को चौड़ा करता है, ओपन हिज माउथ वाइड, वह अपना जो मुंह है उसको चौड़ा करता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा तथा आयोटा उसे देखते हैं। ब्रेथलेसली का मतलब होता है बच्चों सांसें थम कर, सांस जाम हो गई है, सांस जो है ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, अपनी सांस रोक करके, अपनी सांस रोक करके ओमेगा तथा आयोटा उसे देखते हैं। ही बाइट्स डाउन, वह दांतों से काटता है। बाइट है तो जानते हो बच्चों, हाँ ऐसे बटका है ना, तो दांतों से काटता है। तो ये मैंने बताया, ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो किताब के एक कोने के ऊपर दांत से क्या करता है, हाँ दांत से थोड़ा काटता है। वह किताब के एक कोने के ऊपर, किताब को सैंडविच मान करके उसके एक कोने के ऊपर दांत से काटता है। एंड पेंटोमाइम्स, अंडरलाइन करो बच्चों, पेंटोमाइम्स का मतलब होता है मूक अभिनय करना। लिखना पड़ेगा, या लिख रहा हूं देखो, पेंटोमाइम, ये बच्चों एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मूक। तो जानते हो जो बोलता नहीं है, मूक प्लस अभिनय, मूका भी नय, ये मूका अभिनय करना, मूका अभिनय करना, इसका मतलब ये हुआ बिना बोले अभिनय करना, बिना बोले अभिनय करना। तो बच्चों लिखा हुआ है, यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य आने के लिए प्रसन्न होते इमीडिएटली, शीघ्रता से ये ओपन हिज माउथ वाइड, वह अपने मुंह को बहुत चौड़ा करता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा तथा आयोटा उसे सांसें थाम कर देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह किताब के कोने के ऊपर काटता है। एंड पेंटोमाइम्स, और वह मुंह का अभिनय करता है। च्यूविंग यानी होता है बच्चों चबाते हुए, च्यूविंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो च्यूविंग का मतलब चबाना होता है, च्यूविंग यानी चबाता है। एंड स्वालोविंग मैंने बताया था, गल्प यानी निगलना, स्वालो माने भी निगलना, और निगलते हुए। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, जबकि वो भयंकर रूप से मुंह बनाते हुए, भयंकर रूप से मुंह बनाते हुए, नाक मुंह सिकोड़ते हुए क्या करता है, वो मुंह का भी नहीं करता है, चबाता है और निगलता है। ओमेगा वेल ऊप, ठीक है ऊप, आयोटा वेल ऊप, बिल्कुल ठीक है ऊप, ऊप कफ्स, ऊप खांसता है। जब किताब को खाओगे तो खांसोगे ही सही, सैंडविच तो है ही नहीं। ऊप कफ्स यानी ऊप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन, पाउंड ऑन का मतलब होता है बच्चों थपथपाना, पैट, ठीक है, पैट का मतलब थपथपाना होता है, पैट समबडीज बैक। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा तथा आयोटा उसकी पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डेलिशियस, क्या ये लजीज नहीं था, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। अब आप जानते हो कि किताब स्वादिष्ट होगी क्या, नहीं होगी, पर बोले कौन, नहीं साहब बहुत स्वादिष्ट था, क्या नहीं पड़ेगा ना। वॉज इट नॉट डेलिशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। सार्जेंट ऊप मुझे बताओ कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं था, सार्जेंट ऊप मुझे ये बताओ कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ये स्थिति अपनी, यहाँ ऊप की लाइन है, ऊप कहता है सल्यूटिंग यानी सलाम करते हुए, दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है सर श्रीमान। इट वॉज नॉट डेलिशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्लिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जो पृथ्वी के निवासी हैं ये ऐसे सैंडविच को बिना पानी के कैसे निकल जाते हैं। एक्चुअली मैंने तो घूंट घूंट पानी के साथ निकला है उसे, स्वादिष्ट होना तो बहुत दूर की बात है। दे आर ड्राई एज मार्शियंस डस्ट, यहाँ के सैंडविच तो इतने सूखे और इतने शुष्क हैं जैसे मंगल ग्रह की धूल, मंगल ग्रह की जो धूल है, मिट्टी है, उस मिट्टी के समान बिल्कुल सूखे हैं और ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ तक की बात हमने की है। आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात करेंगे बच्चों हम अगली क्लास में। नमस्कार।